अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 15 होम्योस्टेसिस और आज इसका लेक्चर नंबर 5 है और टॉपिक है हमारा एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स किस तरह से अपनी बॉडी से बेकार मादों से निजात हासिल करते हैं। देखिए, हमने एक्सक्रीशन की डेफिनेशन ये पढ़ी थी, रिमूवल ऑफ वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स, जिस्म में से जो बेकार मेटाबोलाइट्स है उनको बाहर निकालना। रिमेंबर, मेटाबोलाइट का मतलब होता है अ मॉलिक्यूल विच इज़ प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, और जिस्म के अंदर होने वाले तमाम केमिकल रिएक्शंस को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, और मेनली ये होते हैं नाइट्रोजनस, यानी ये जो वेस्ट मटेरियल हम जिस्म से निकालते हैं ज़्यादातर ये नाइट्रोजनस ही होते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ और बेकार मादे भी हैं जिनसे एनिमल्स को निजात हासिल करना पड़ती है। वो कौन से हैं? अगर तो कोई एनिमल हाइपोऑस्मोटिक इन्वायरमेंट के अंदर रह रहा है, हाइपोऑस्मोटिक, अब हाइपोऑस्मोटिक का मतलब एक्चुअली ऑस्मोटिक का मतलब पानी ही होता है, तो हाइपोऑस्मोटिक यानी कि हाइपोटोनिक यानी पतला सॉल्यूशन यानी फ्रेश वाटर। तो सपोज ये एक फिश है जो फ्रेश वाटर में रह रही है, किस वाटर में रह रही है? ये फ्रेश वाटर में रह रही है। तो फ्रेश वाटर के अंदर रहने की वजह से इसके इर्द गिर्द जो पानी है उसमें साल्ट क्योंकि बहुत कम होगा, तो पानी कंटिन्यूसली इसकी बॉडी के अंदर आता रहेगा। अब हाइपोऑस्मोटिक कंडीशन के अंदर इसको क्या करना पड़ेगा? रिमूव वाटर। तो हम पानी को भी एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ही लेंगे। और इसी तरह जो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट होता है, अगर इन्वायरमेंट हाइपरटोनिक है यानी कोई सी फिश है, समंदर के अंदर कोई मछली रह रही है, ये एक मछली ये ओशन के अंदर समंदर के अंदर रह रही है, तो इसके अंदर साल्ट ज़्यादा आ जाता है क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा नमकीन है बाहर से, तो इसको साल्ट को रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, ये किस चीज़ को रिमूव करेगी? रिमूव साल्ट। तो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर साल्ट को भी हम एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के तौर पर ही लेते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है ओवरवेलमिंगली नाइट्रोजनस वेस्ट मेटाबोलाइट्स कंस्टिट्यूट द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, यानी कि जो मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं वो साल्ट और वाटर नहीं है, बल्कि वो नाइट्रोजनस मटेरियल्स ही होते हैं, वो नाइट्रोजनस मेटाबोलाइट्स ही होते हैं। अब ये नाइट्रोजनस मेटाबोलाइट्स पैदा कैसे होते हैं, इनकी प्रोडक्शन देखें। हमारी फूड के अंदर जो प्रोटीन होती है, वो प्रोटीन जब हमारे जिस्म में जज़ब हो जाती है वो टूट जाती है अमाइनो एसिड में। आपने पढ़ा हुआ है कि अमाइनो एसिड जो ये प्रोटीन का यूनिट है। अब अमाइनो एसिड के अंदर एक चीज़ होती है अमाइनो ग्रुप। अमाइनो एसिड के अंदर अमाइनो ग्रुप यानी NH2 होता है, तो ये निकल आता है अमाइनो एसिड को जब फर्दर ब्रेक डाउन किया जाता है, इसमें से NH2 ग्रुप रिलीज़ हो जाता है। अब ये अमाइनो ग्रुप निकलने के अमल को कहते हैं डीएमिनेशन। दिस इज डीएमिनेशन। ठीक है, तो एक तो यहाँ से निकला है, और इसी तरह दूसरे जो हम न्यूक्लिक एसिड इस्तेमाल करते हैं वो भी हमारी फूड के अंदर शामिल होते हैं, न्यूक्लिक एसिड भी। तो न्यूक्लिक एसिड जब ब्रेक डाउन होते हैं हमारे जिस्म में जाके, इनसे निकलती है बेसिस, नाइट्रोजनस बेसिस, एडिनिन, गुआनिन, थाइमिन वगैरह। ये जब इनको तोड़ा जाता है तो इनमें से भी अमाइनो ग्रुप निकलता है, NH2 ग्रुप। ठीक है, अब ये है वो नाइट्रोजन जो हमारे जिस्म में जमा होना शुरू हो जाती है, जो हर एनिमल के जिस्म में जमा होना शुरू हो जाते हैं, ये वाले नाइट्रोजनस मटेरियल, और ये ख़तरनाक है, ये बड़े टॉक्सिक है। अगर इनका लेवल ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाए तो फिर क्या हो सकता है? फिर एनिमल जो है उसको कोमा हो सकता है, यानी वो बेहोश हो सकता है, उसको कन्वल्जन्स हो सकते हैं। कन्वल्जन्स का मतलब होता है दौरे पड़ना। ठीक है, या इवन उसकी डेथ भी हो सकती है। तो इन वेस्ट मटेरियल से एनिमल ने निजात हासिल करनी है। अब कैसे ये निजात हासिल करेगा? इस वेस्ट मटेरियल को वो कन्वर्ट कर लेता है। कन्वर्जन के तरीके कैसे होते हैं वो हम देखते हैं। कन्वर्जन इस तरीके से होती है कि प्रोटीन
जो हमारे जिस्म का हिस्सा बनती है उसको पहले तो अमाइनो एसिड में तोड़ा जाता है और उनसे फिर निकलता है NH2 ग्रुप, ये आपको मैं बता चुका हूँ। दूसरी तरफ जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं हमारी फूड में, उनमें से निकलती है नाइट्रोजनस बेसिस, एडिनिन, गुआनिन, थाइमीन, साइटोसिन वगैरह, और वो भी NH2 ग्रुप में टूट जाती है, अमाइनो ग्रुप, दिस इज अमाइनो ग्रुप। और फिर इस अमाइनो ग्रुप को जानदारों ने जिस्म से निकालना होता है, लेकिन वो NH2 को नहीं निकाल सकते। वो यहाँ इस अमोनिया को, अमाइनो ग्रुप को कन्वर्ट कर लेते हैं यूरिया में, ठीक है। ये एक वेस्ट मटेरियल है। ज़्यादातर जानदार जो है वो यूरिया की शक्ल में इस अमाइनो ग्रुप से निजात हासिल करते हैं, यानी इस नाइट्रोजनस वेस्ट से निजात हासिल करते हैं। कुछ इसको कन्वर्ट कर लेते हैं अमोनिया में, कुछ कन्वर्ट कर लेते हैं यूरिक एसिड में। तो तीन बड़े नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल हैं, या यूं कह ले कि तीन बड़ी शक्लें हैं एनिमल्स के अंदर इन नाइट्रोजनस वेस्ट से निजात हासिल करने की। एक का नाम है यूरिया, एक का नाम है अमोनिया, एक का नाम है यूरिक एसिड। और कुछ जो लोअर क्वांटिटीज़ हैं वो क्रेटिनिन की सूरत में भी खारिज की जाती है, ये भी एक वेस्ट मटेरियल है। कुछ क्रेटाइन की सूरत में भी, ये क्रेटिनिन है, क्रेटाइन है। और कुछ जो है वो ट्राईमिथाइल अमाइन ऑक्साइड की सूरत में भी निकाली जाती है। ये भी शक्लें हैं, यानी ज़्यादातर यही तीन फॉर्म्स हैं नाइट्रोजनस वेस्ट को निकालने की, लेकिन इसके अलावा क्रेटिनिन, क्रेटाइन और ट्राईमिथाइल अमाइन ऑक्साइड की सूरत में भी निकाला जा सकता है। और इसके अलावा जो हमारी फूड के अंदर प्योरीन्स होते हैं और पायरीमेडीन्स होते हैं, ये जो प्योरीन्स और पायरीमेडीन्स है एक्चुअली नाइट्रोजनस बेसिस को ही कहते हैं। प्योरीन्स जो है ये डबल रिंग वाली नाइट्रोजनस बेसिस है जिनमें एडिनिन और गुआनिन है, और पायरीमेडीन सिंगल रिंग वाली है जिसमें साइटोसिन और थाइमीन है। तो इनको जब तोड़ा जाए तो इनमें से भी कुछ वेस्ट मटेरियल पैदा होते हैं। उनके अंदर है, ये नाम यहाँ पे लिखे हुए, हाइपोजेंथाइन, जेंथाइन, यूरिक एसिड, एलेंटोइन और यूरिया, अमोनिया या यूरिक एसिड। तो ये है वो शक्लें जिनके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट हमारी बॉडी में पैदा होते हैं या उनको निकाला जाता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन रिलेशन टू हैबिटेट्स। हैबिटेट का मतलब होता है रहने की जगह, यानी कि मस्कन। तो तीन बेसिक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हो सकती है, तीन बुनियादी जो ज़्यादा जानदार खारिज करते हैं। अमोनिया हो सकता है, यूरिया हो सकता है या यूरिक एसिड। ये तीन बड़ी फॉर्म्स हैं जिनके, ये तीन वो बड़ी फॉर्म्स हैं जिनकी सूरत में जानदार एक्सक्रीटरी नाइट्रोजन को जिस्म से खारिज करते हैं। अब पहले नंबर पे हम ये देखेंगे कि वो कौन से एनिमल है जो अपने नाइट्रोजनस वेस्ट को अमोनिया की सूरत में जिस्म से निकालते हैं। पहले देखें कि इनमें से सबसे ज़्यादा ख़तरनाक कौन सा केमिकल है अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड में। तो तीनों में से सबसे ख़तरनाक अमोनिया है। अमोनिया बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, बॉडी के अंदर अगर जमा हो जाए तो जानदार की ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। इवन आप ये देखें कि अगर सिर्फ 1 ग्राम ऑफ अमोनिया है हमारे पास, NH3 है, इसको जिस्म से निकालने के लिए इसके लिए 500 ml वाटर रिक्वायर होगा, आधा लीटर पानी। यानी सिर्फ 1 ग्राम नाइट्रोजन को आधे लीटर पानी में हल किया जाएगा, फिर वो जिस्म से निकाल सकते हैं। वरना नाइट्रोजन अमोनिया इतनी कंसनट्रेटेड होगी कि इतने पानी के बगैर इसको जिस्म से निकाला नहीं जा सकता। तो यानी काफ़ी ज़्यादा पानी चाहिए। अब किन जानदारों को ज़्यादा पानी अवेलेबल होता है? जिनको ज़्यादा पानी अवेलेबल होगा वही अमोनिया की सूरत में अपने वेस्ट मटेरियल को जिस्म से बाहर निकालेंगे। तो जिनको सबसे ज़्यादा पानी अवेलेबल होता है वो जानदार होते हैं फिशेज़। फिशेज़ को बहुत ज़्यादा पानी अवेलेबल होता है। इसके अलावा एक्वेटिक एनिमल
स्पेशली जो फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, क्योंकि उनको पानी की कोई कमी नहीं, उनके इर्द गिर्द पानी है, पानी उनके अंदर कंटिन्यूसली आता भी रहता है, तो वो ईजीली इस अमोनिया को 500 ml पानी के अंदर 1 ग्राम को हल करते हैं, जिस्म से निकालते हैं और कंटिन्यूसली निकालते रहते हैं, पानी की तो उनको कोई कमी ही नहीं है। अब हम दूसरी कंडीशन देखते हैं, यूरिया। ये कौन से जानदार निकालते हैं जिस्म से? तो यूरिया का सिर्फ 1 ग्राम रिमूव करने के लिए 50 ml पानी चाहिए। और यूरिया थोड़ा लेस टॉक्सिक है अमोनिया की निस्बत। ये क्या है? ये लेस टॉक्सिक है और इसको खारिज करने के लिए पानी भी देखिए कम चाहिए। तो पहले नंबर पे तो यूरिया बनता कैसे है? हमने यहाँ पे ये पढ़ा था कि NH2 ग्रुप बना, NH2 से NH3 बनाना तो आसान है, ठीक है, अमोनिया तो बन जाएगी। अमोनिया से यूरिया कैसे बनेगा? इसके लिए एक बहुत ही अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, इंतहाई अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, जिसका नाम है यूरिया साइकिल। यह है एक साइकिल जिसको कहते हैं यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल में क्या किया जाता है? यूरिया साइकिल के अंदर एक्चुअली अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया, ठीक है। बड़ा अहम शॉर्ट क्वेश्चन है कि यूरिया साइकिल में अमोनिया को कन्वर्ट कर लिया जाता है, उसकी लेस टॉक्सिक फॉर्म यूरिया। यूरिया कम जहरीला है, ये जिस्म के अंदर थोड़ा ज़्यादा मिकदार में रखा जा सकता है। अब देखिए यूरिया अमोनिया से कैसे बनता है। अमोनिया का एक ये एक साइकिल है, 4 स्टेप्स पर मुश्तमिल ये एक साइकिल है, साइक्लिक रिएक्शन है। पहले स्टेप में है सिट्रोलिन। सिट्रोलिन के साथ क्या मिला? अमोनिया NH3 सिट्रोलिन के साथ मिली और साथ कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल। तो इससे क्या बन गया? इससे बन गया आर्जिनिनो सक्सीनेट। तो यहाँ पे एक सेकेंड अमोनिया भी एंटर हुआ। एक्चुअली 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल रिक्वायर होते हैं यूरिया का एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए, क्योंकि यूरिया का फॉर्मूला ये होता है, अगर हम यूरिया का फॉर्मूला लिखें तो C डबल बॉन्ड O, इधर भी NH2, दूसरी तरफ भी NH2। तो देखिए 2 नाइट्रोजन है यूरिया में, एक नाइट्रोजन यहाँ से आया फर्स्ट नाइट्रोजन, ये सेकंड नाइट्रोजन है। तो फिर सिट्रोलिन कन्वर्ट हो गया आर्जिनिनो सक्सीनेट में। आर्जिनिनो सक्सीनेट से एक और मॉलिक्यूल बना आर्जिनिन। अब आर्जिनिन से 2 चीज़ें बनेगी, एक तो आर्जिनिन जो है वो टूट कर यूरिया बना देगी, ये जो इस तरफ रिएक्शन आ रहा है इसके लिए ये एक एंजाइम है जिसका नाम है आर्जिनेज। और दूसरा एक मॉलिक्यूल दोबारा बन जाएगा, वो होगा ऑर्निथीन। ऑर्निथीन दोबारा से इस साइकिल के अंदर आएगा, इसके साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया मिलेगी, सिट्रोलिन बनेगी, सिट्रोलिन के साथ अमोनिया एंटर होगा, आर्जिनिनो, ये साइकिल यानी दोबारा से चलता रहेगा। अब बन चुका है ये यूरिया। तो यूरिया को मैंने बताया कि रिमूव करने के लिए 1 ग्राम यूरिया को कितना पानी चाहिए? 50 ml, काफ़ी कम पानी चाहिए। तो एक तो ये कम जहरीला भी है, तो वो जानदार जिनको पानी थोड़ा मॉडरेट अवेलेबल होता है वो यूरिया की सूरत में अपनी नाइट्रोजनस वेस्ट को जिस्म से निकालते हैं। वो जानदार कौन से हैं? उनमें शामिल है मैमल्स, यानी कि हम इंसान वगैरह, ये सारे जानदार जिनके जिस्म पे ऊपर बाल आपको नज़र आते हैं, ये मैमल्स है, ये यूरिया खारिज करते हैं। क्योंकि हमें पानी मॉडरेट सा अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा भी नहीं मछलियों की तरह, बहुत कम भी नहीं परिंदों की तरह। फिर ज़्यादातर जो एम्फीबियन है, फ्रॉग वगैरह है, वो भी यूरिया की शक्ल में ही नाइट्रोजनस वेस्ट को जिस्म से निकालते हैं। अब हम तीसरी फॉर्म के ऊपर आते हैं, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो है यूरिक एसिड, ठीक है। यूरिक एसिड ये सबसे लेस टॉक्सिक है, सबसे कम जहरीला है। इसको रिमूव करने के लिए पानी भी इंतहाई कम चाहिए। कितना पानी चाहिए? अगर 1 ग्राम यूरिक एसिड हो, उसको रिमूव करने के लिए सिर्फ 1 ग्राम वाटर चाहिए, बहुत कम, 1 ml पानी। यानी कि सीधा सीधा अगर 50 ग्राम भी यूरिक एसिड है तो सिर्फ 50 ml पानी चाहिए, बहुत ही कम पानी चाहिए। तो वो जानदार यूरिक एसिड की सूरत में नाइट्रोजनस वेस्ट को जिस्म से निकालेंगे जिनको पानी बहुत ही कम अवेलेबल होता है। तो ऐसे जानदार कौन से हो सकते हैं? डेफिनेटली बर्ड्स। बर्ड्स ने फ्लाइट करनी होती है, अपने जिस्म में पानी को स्टोर नहीं रख सकते, लंबे लंबे फासले तय करने होते हैं, बहुत कम पानी उनके जिस्म में स्टोर होता है, तो वो यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर लेते हैं यूरिया को भी। और बर्ड के अलावा इंसेक्ट्स भी,
इनके अंदर भी पानी बहुत कम होता है। और इंसेक्ट के अलावा रेप्टाइल भी, ये जो सहरा में छिपकलियाँ वगैरह रहती है, इनके अंदर भी पानी कम होता है। तो ये यूरिक एसिड की सूरत में वेस्ट मटेरियल को जिस्म से निकालते हैं। अब आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये 3 टर्म्स, अमोनोटैलिक क्या होते हैं, यूरियोटैलिक क्या होते हैं और यूरिकोटैलिक क्या होते हैं। बहुत आसान लेकिन बहुत ही अहम क्वेश्चन। अमोनोटैलिक, वो जानदार जो नाइट्रोजनस वेस्ट को अमोनिया की सूरत में खारिज करे, वो अमोनोटैलिक हैं। यानी यूँ डिफाइन करेंगे, दोज एनिमल विच एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। और वो जानदार जो यूरिया की सूरत में अपने नाइट्रोजनस वेस्ट को निकाले, वो यूरियोटैलिक। और वो जानदार जो यूरिक एसिड की सूरत में निकाले, वो यूरिकोटैलिक। ठीक है, ये यूरिक एसिड को जो निकाले वो यूरिकोटैलिक होंगे। तो ये 3 तरह के जानदार होते हैं, 3 तरह के एनिमल हैं। जो अमोनिया निकालते हैं अमोनोटैलिक, जो यूरिया निकालते हैं यूरियोटैलिक, जो यूरिक एसिड निकालते हैं वो यूरिकोटैलिक। और आखिर पे ये भी लिखा हुआ है कि जानदार जो है, ये इनके अंदर एक एवोल्यूशनरी एडॉप्टेशन है, जिसके ज़रिए से वो पानी को भी बचाते हैं और अपने माहौल के अंदर बेहतरीन तरीके से रहने के काबिल भी होते हैं। ये था आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।